हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर कि ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे आप कैसे बना सकते हैं और इसका उपयोग कहां कहां पे होता है। दोस्तों देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो क्राइटेरिया रखा गया है, एक आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। दोस्तों, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट हैं उनको एज अ यूआर की तरह ट्रीट किया जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। बाकी दोस्तों, जो ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको जो है वो विभिन्न पदों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे फिर वो आपका दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो या फिर दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए हो, तो यहाँ पे इनको आरक्षण दी जाती है, जो कि जो आपका ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। साथियों, मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। दोस्तों, वैसा परिवार जो कि ओबीसी से हो और उसका पारिवारिक इनकम, पारिवारिक स्रोत आय का किसी भी क्षेत्र से, चाहे फिर वो नौकरी से हो, खेती बाड़ी से हो, बिजनेस से हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर यदि 8 लाख से ऊपर हो, ठीक है, किसी भी परिवार का जो ओबीसी से हो उनका पारिवारिक आय एक साल के भीतर 8 लाख से ऊपर हो तो उसे क्रीमी लेयर के रूप में जाना जाता है। क्रीमी लेयर के रूप में ओबीसी में वो आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों वैसे परिवार जिनका पारिवारिक आय जो है वो एक साल के भीतर 8 लाख से कम हो, ठीक है, 8 लाख से कम हो, वैसा परिवार जो है वो ओबीसी के अंतर्गत नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरली मैं बात करने वाला हूँ नॉन क्रीमी लेयर का ही सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, जबकि क्रीमी लेयर का नहीं बनता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी जॉब्स होती है, चाहे वो फिर एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, वही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जितनी जॉब होती है दोस्तों, उसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट है उसे मांगा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि भाई इसे कैसे बना सकते हैं, क्या होता है, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब देखिए कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आपके राज्य के भीतर आप जहाँ पे निवास करते हैं उसके आसपास प्रज्ञा केंद्र होगा। ठीक है, उसके आसपास जो है वो सीएससी सेंटर होता है। सीएससी सेंटर में जाना है दोस्तों। वहाँ से आपको सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है। उसके बाद आपको जो है वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, 3 चीज़ आपको बनाना होगा, जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट, रेसिडेंट जिसको डोमिसाइल भी कहा जाता है, और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट बनाने के बाद दोस्तों आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे 3 स्तरों से बनता है। सबसे पहला सर्कल ऑफिसर से, दूसरा एसडीओ से यानी सब डिविजनल ऑफिसर से, और तीसरा जो है वो डीसी से बनता है यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। ठीक है, तो ये 3 स्तर पे बनता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जाति, आवासीय और आय बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों जब आपका बन जाता है फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी सर्कल ऑफिसर से। सर्कल ऑफिसर से बन जाने के बाद ये एसडीओ से बनता है, सब डिविजनल ऑफिसर से, और एसडीओ से बनने के बाद दोस्तों ये डीसी से बनता है यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ ऑफ एज के लिए, यानी आपका आयु के प्रमाण के लिए। ठीक है, एज का मतलब आयु, प्रूफ मीन्स प्रमाण। तो आयु के प्रमाण के लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। दोस्तों, यदि आपने कभी गौर किया होगा तो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, ये तीनों के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो भी एग्जैक्ट डेट के साथ में। इन तीनों के भीतर दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपका डेट भी लिखा रहता है, मंथ भी लिखा रहता है, ईयर भी लिखा रहता है। ठीक है, सो दोस्तों ये तीनों में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ एज यानी आयु के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी निवास का प्रमाण। ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ रहने का आपका क्या प्रमाण है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी आप इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। यदि दोस्तों आपने कभी इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में गौर किया होगा तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आपका विलेज मेंशन रहता है, पोस्ट रहता है, आपका पिन कोड रहता है, स्टेट रहता है और कंट्री रहता है। ठीक है,
तो ये भी दोस्तों आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी निवास के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो निवास स्थान है वो मेंशन किया रहता है। ठीक है, एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ऊपर भी मैंने आपको प्रूफ ऑफ एज के तौर पे आधार कार्ड लिखा है, यहाँ पे भी आधार कार्ड लिखा है, वहाँ पे भी वोटर आईडी लिखा है और यहाँ पे भी वोटर आईडी कार्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी इशू नहीं है, आप एक ही डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 बार भी दे सकते हो, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आपका पहचान का प्रमाण। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान का प्रमाण। तो दोस्तों इसके लिए भी आप 3 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, एक आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया और स्कूल कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड हो गया। तो दोस्तों पहचान के प्रमाण के लिए भी आप इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हो। आप जो है वो अपने स्कूल अथवा कॉलेज का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। दोस्तों लैंड डॉक्यूमेंट यानी ज़मीन का कागजात। ठीक है, आपका ज़मीन का कागजात में आप इन दोनों में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। पहला तो खतियान हो गया, दूसरा ज़मीन का रसीद हो गया। देखिए दोस्तों, खतियान जो होता है ना, वो आपका ज़मीन का प्रूफ होता है कि भाई कितने खाता नंबर के अंदर आपका ज़मीन है। ठीक है, खतियान जो है वो जनरली 7-8 पेज का होता है, जिसमें टोटल ज़मीन का आपका प्लॉट नंबर इंडिकेट किया रहता है और साथ में खतियान का जो पहला पेज होता है दोस्तों, उसमें खाता नंबर इंडिकेट किया रहता है। और जिस भी व्यक्ति के नाम पे आपका ज़मीन है, जैसे कि आपके पिता के नाम पे हो सकता है, आपके दादा अथवा आपके पूर्वज के नाम पे ये हो सकता है। तो जिस भी व्यक्ति के नाम से आपका जो ज़मीन है वो उसमें पहला पेज के अंदर लिखा रहता है और खाता नंबर लिखा रहता है। सो दोस्तों खतियान का आपको देखिए 10-12 पेज के आसपास होता है, सो आपको केवल पहला पेज देना होता है। ठीक है, पहला पेज के अंदर जो डेटा मेंशन होता है उसी से आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों ज़मीन का रसीद भी आप दे सकते हैं। ज़मीन की रसीद में आपको करेंट रसीद देना पड़ेगा। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2022 का नवंबर है। ठीक है, तो आपको जो रसीद देना पड़ेगा दोस्तों वो 2021-22 का देना होगा। ठीक है, 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो आपने रसीद कटाया है उसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हालांकि दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जो है वो प्रज्ञा केंद्र में जा कर के बना सकते हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को। आप चाहो तो ऑनलाइन भी बना सकते हो दोस्तों, खुद से भी बना सकते हो। इसके लिए एक पोर्टल, जैसे आप मान लो बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी, एमपी, कहीं से कोई सा भी राज्य से बिलोंग करते हो दोस्तों, आपको बस जा करके क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको टाइप करना है, जैसे आप बिहार राज्य से हो, ठीक है, इतना तो कॉमन रहेगा। अब उसके बाद जिस भी राज्य से हो, जैसे बिहार से हो तो यहाँ पे आप आगे बिहार टाइप कर देना, झारखंड से हो तो झारखंड टाइप कर देना, अगर आप यूपी से हो तो यूपी टाइप कर देना, एमपी से हो तो एमपी टाइप कर देना, उसके बाद उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड टाइप कर देना। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। वहाँ से आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स यानी ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कास्ट, रेसिडेंट्स और इनकम सर्टिफिकेट बनानी होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको सारी बातें को समझा पाया हूँगा। अगर कोई समस्या रह जाता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।